शॉर्ट में बोले तो MCG। सस्पेंडेड टाइप क्यों लिखा? दो तरह के होते हैं गैल्वेनोमीटर में, दो चीजें चाहिए इसमें, एक तो चाहिए कॉइल और एक चाहिए मैग्नेट। अब दोनों में से एक चीज फिक्स्ड होगी, एक मोशन में होगी, एक सस्पेंडेड होगी, एक फिक्स्ड होगी। कॉइल को सस्पेंड कर देंगे तो कहते हैं सस्पेंडेड कॉइल टाइप, मैग्नेट को सस्पेंड कर दोगे तो सस्पेंडेड मैग्नेट टाइप। समझ रहे बात को? हमारे सिलेबस में है सस्पेंडेड कॉइल टाइप, कॉइल लटकी रहती है। पहले पूरा मेथड समझ लो, वर्किंग समझ लो, काम कैसे करता है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद लिखने का कार्यक्रम करते रहेंगे। तो देखो पहला सवाल तो ये उठता है क्या भला ये क्या चीज है? तो नाम ही बता रहा है गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट नापने के काम में आती है। होता क्या है इसमें, एक कॉइल होती है भाई इस टाइप की, इंसुलेटेड कॉपर वायर से बना के एक कॉइल लगा देते हैं। समझ रहे हो बात को? इसको ऊपर एक सपोर्ट से लटका दिया जाता है, जिस चीज से लटकाया जाता है उसको बोलते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। नीचे एक स्प्रिंग की हेल्प से लटकाया जाता है। इसको बोलते हैं हेलिकल स्प्रिंग। यहां मैग्नेट लगा दी जाती है, वही बचपन से पढ़ते आ रहे, यू शेप की मैग्नेट या हॉर्स शू शेप की मैग्नेट। बीच में आयरन कोर रखा जाता है। अब समझने की कोशिश कीजिए, लिखने का कार्यक्रम होता रहेगा। लिखने का तरीका वही है, पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फिर प्रिंसिपल, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर वर्किंग एंड थ्योरी, फिर ड्रॉबैक्स वगैरह स्टडी करते हैं। लेकिन काम कैसे करती है वो समझ में आ जाए तो सब काम हो जाएगा। काम कैसे करती है, जो भी करंट हमें नापना है वो करंट इसमें पास किया जाएगा। करंट डालते ही, कॉइल कहाँ रखी है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो करंट डालते ही इसके अंदर क्या आएगा, टॉर्क। और टॉर्क क्या करेगा, घुमा देगा, अपनी पोजीशन पे घूमनी शुरू हो जाएगी। अब जैसे जैसे कॉइल घूमेगी, ये जो करंट हमने डाला इसकी वजह से टॉर्क आया और टॉर्क की वजह से घूम रही है। तो ये जो टॉर्क इसको घुमा रहा है, इस टॉर्क को हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहा है तो ये क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। लेकिन इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से जैसे ये कॉइल घूमना शुरू करेगी, इसके साथ ये स्प्रिंग भी घूमेगी। स्प्रिंग की खास बात, स्प्रिंग को आप दबाते हो, कंप्रेस करते हो, तो उसके अंदर एक फोर्स डेवलप होती है, उसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। खींचते हो, इलॉन्गेशन करते हो, तब भी एक फोर्स अपोज करती है, उसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन अब खींच नहीं रहे, दबा नहीं रहे, कंप्रेस नहीं कर रहे, इलॉन्गेट नहीं कर रहे, अब इसको ऐंठ रहे हैं। ऐंठना समझते हो, ट्विस्ट कर रहा है। तो ट्विस्टिंग की वजह से इसके अंदर फोर्स नहीं आती, टॉर्क आता है। फोर्स लगाओगे तो बदले में क्या मिलेगा, फोर्स। टॉर्क लगाओगे तो बदले में क्या मिलेगा, टॉर्क। तो ये जो हमने टॉर्क लगा करके इसको ऐंठना शुरू कर दिया, ट्विस्ट करना शुरू कर दिया, उसकी वजह से इसके अंदर क्या आ गया, एक टॉर्क डेवलप हो गया। और वो टॉर्क इसको वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करने पे रिस्टोरिंग फोर्स वापस उसकी पोजीशन रिस्टोर करने की कोशिश करती है, ऐसे ही ट्विस्ट करने पर रिस्टोरिंग टॉर्क उसको वापस ओरिजिनल शेप पे लाने की कोशिश करती है। इसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। अब दो तरह के टॉर्क हो गए, एक हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और एक हो गया रिस्टोरिंग टॉर्क। स्प्रिंग की खास बात, स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो भी, और जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है वो भी, दोनों मूवमेंट पे डिपेंड करते हैं। कहने का मतलब, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होती थी स्प्रिंग के अंदर, ये डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे। थोड़ा दबाओगे तो थोड़ी रिस्टोरिंग फोर्स, ज्यादा दबाओगे तो ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स, थोड़ा इलॉन्गेट करोगे तो थोड़ी रिस्टोरिंग फोर्स, ज्यादा इलॉन्गेट करोगे तो ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स। ऐसे ही
ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क है ये भी ट्विस्टिंग पे डिपेंड करता है, ट्विस्टिंग पे या टॉर्शन कहते हैं इसको, टॉर्शन आएगा ना इसके अंदर, तो टॉर्शन पे डिपेंड करता है। थोड़ा ऐंठन आई, थोड़ा ट्विस्ट किया, थोड़ा टॉर्शन आया तो थोड़ा रीस्टोरिंग टॉर्क, ज्यादा ऐंठ दिया तो ज्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क। ये रीस्टोरिंग टॉर्क जो है इसको टाउ डैश कह दूं, टॉर्क तो टाउ से डिनोट होगा, तो ये डिपेंड करेगा किस पे, थीटा पे, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के यहाँ कांस्टेंट आता है सी। कुछ बुक्स में के दिया रहता है, कुछ में सी, आप कुछ भी लिख सकते हो। इस सी को हम कहते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट। जैसे इसमें यहां पर खोल के लिखूं तो माइनस के एक्स आता है, के को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, ऐसे इसको कहते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ये किसकी वजह से आया? करंट की वजह से आया। ये कितना होता है? NIAB, और ये कितना होता है? सी थीटा। करंट डालते ये घूमेगी 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री। जब 5 डिग्री घूमी तो थोड़ा सा रिस्टोरिंग टॉर्क इसके अंदर आ गया, 10 डिग्री पे थोड़ा और आ गया, 15 डिग्री पे और आ गया। तो जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, क्योंकि करंट फिक्स्ड है। लेकिन ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते मान लो उसकी वैल्यू शुरू में 50 थी, इसकी 0 थी। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना था? 50, शुरू से आखिर तक कितना है? 50। और ये कितना है? शुरू में 0, ये 5 होगा, फिर 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, फिर 50 होगा। जैसे ही ये 50 हो जाएगा दोनों टॉर्क बराबर हो गए, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक घुमाना चाह रहा है, एक रोकना चाह रहा है, वापस आना चाह रहा है। तो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कॉइल घूमना बंद कर देगी, कॉइल से जो निडल अटैच्ड है वो भी घूमना बंद कर देगी। निडल जहां रुक गई तुम्हें रीडिंग मिल गई, हो गया काम। अब जैसे ही तुम्हें रीडिंग मिल गई तुम करंट की सप्लाई बंद कर दोगे। करंट की सप्लाई बंद करते ही जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो कितना हो गया? 0। लेकिन रिस्टोरिंग टॉर्क अभी भी लग रहा है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क उसको वापस ले आएगा। लेकिन ये झटके से वापस लाता है, उसमें ये टूट भी सकता है अरेंजमेंट। उसको बचाने के लिए यहाँ आयरन कोर लगाया जाता है। आयरन कोर के अंदर एडी करंट आ जाएंगे, जो हम EMI में पढ़ेंगे। एडी करंट क्या करते हैं? इसको धीरे धीरे वापस लाते हैं, झटके से वापस नहीं लाते, झटके से आएगा तो टूट सकता है। अब एडी करंट की हेल्प से ये धीरे धीरे वापस आएगा, और धीरे धीरे वापस आएगा तो टूटेगा नहीं। कहानी समझ में आई कुछ कुछ? तो सिंपल सी प्रक्रिया है, हमने करंट पास किया, करंट अलाउ किया, करंट अलाउ करते डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आया, उसने कॉइल को घुमा दिया, है ना। कॉइल घूमने लगी तो रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होने लगा। रीस्टोरिंग टॉर्क धीरे धीरे इंक्रीज होता है, इंक्रीज होते होते एक टाइम पे उसकी वैल्यू इक्वल हो जाती है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के। दोनों टॉर्क इक्वल हो जाते हैं, हमें रीडिंग मिल जाती है, हम करंट की सप्लाई बंद कर देते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क वापस ले आता है। इतनी कहानी समझ में आई? तो ये पूरा कार्यक्रम है, ठीक है। लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप इसको तरीके से लिख लेते हैं बस फिर। तो हेडिंग डाल रखी है आपने, उसमें लिखिएगा सबसे पहले इसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं, उनको भी अभी बता देता हूँ क्लियर, जब एक्सप्लेनेशन के साथ समझाता हूँ फिर समझने का काम खत्म हो जाएगा। एक इसमें यह पूछा जाता है कि फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप क्यों लगाई। फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप इसलिए लगाई क्योंकि इसका टॉर्जनल कांस्टेंट कम होता है और इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। बनता है क्वेश्चन, याद कर लेना। दूसरी बात, एक क्वेश्चन ये बनता है कि एक शब्द आएगा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और क्यों इस्तेमाल करते हैं। इतना सिंपल नहीं है जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें हमने बना के दिखा दिया, इतना सिंपल नहीं है इसका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी समझ लीजिए, उस पर भी क्वेश्चन बनता है। तो रेडियल फील्ड क्या होता है जरा समझते हैं। भाई ये मेरा एक हाथ है और ये दूसरा हाथ है, एक हाथ को आप नॉर्थ पोल समझिए, एक हाथ को आप साउथ पोल समझिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन न्यू आएंगी। या इधर दीवार मान लीजिए, इधर एक दीवार है, एक दीवार से दूसरी दीवार पे फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी सीधी सीधी। समझ रहे हो बात को? कॉपी दिखाना बेटा। अब ये
अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इससे, यूं रखी थी हमारी कॉइल। पेन दिखाना बेटा, खोल के दो। ये इसका एरिया वेक्टर है, समझ रहे हो? कॉइल का रजिस्टर क्या है? कॉइल। ये ब्लैक पेन क्या है? इसका एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक, उठ के आओ जरा, हेल्प करो, इसको पकड़ो। ये क्या है? कॉइल। ये क्या है? इसका एरिया वेक्टर। ये इधर से आ रही है चौक, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। दोनों में एंगल कितना है? 90 पे टॉर्क कितना होता है? मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है, घूमेगा। अब ये घूम गया, घूमने के बाद एरिया वेक्टर ये रहा ब्लैक पेन, चौक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दोनों का एंगल कितना है? समझ रहे हो बात को? एंगल 0 तो टॉर्क भी कितना है? अब घूमेगा क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह थोड़ा बहुत घूम सकता है, मजा नहीं आएगा पर। तो ऐसा होता है कि अब बैठो चलो, अब क्या होता है ना, दो स्ट्रेट सिंपल मैग्नेट यूज करें अगर ऐसे ऐसे, तो फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी। इसमें किसी पोजीशन पे तो टॉर्क लगेगा मैक्सिमम और किसी पे लगेगा मिनिमम, जिसकी वजह से टॉर्क कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। कॉइल कभी घूमेगी कभी नहीं घूमेगी, मजा नहीं आ रहा। ऐसा ना हो इसके लिए इस मैग्नेट को ऐसा बनाने की बजाय ऐसा, अगर ये सोचो यही शेप, ये जो मैग्नेट है ना हमारी, ये ऐसी की बजाय ऐसी होती, थोड़ा ऊपर से जगह छोड़ दी, थोड़ा ऊपर नीचे से जगह छोड़ दी, ये बन गया हमारा नॉर्थ और ये बन गया हमारा, मतलब जो मैग्नेट्स हैं वो दो वर्टिकल पोल्स यूज करने की बजाय सिलेंड्रिकल शेप के पोल्स अगर इस्तेमाल किए जाएं, जरा समझना, तो फील्ड लाइन ऐसे भी आएगी, ऐसे भी आएगी, ऐसे भी आएगी। समझ रहे हो बात को? ऐसे भी आएगी। हर डायरेक्शन में, आप किसी भी डायरेक्शन में आप घुमाइए कॉइल को, मैग्नेटिक फील्ड का कुछ पार्ट हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा ही रहेगा। थोड़ा इमेजिनेशन का खेल है, इमेजिन करके देखिए, एक सिलेंडर है, मैग्नेट के नाम पे आपके पास दो वर्टिकल प्लेन्स की बजाय मैग्नेट के लिए आपके पास क्या है? एक सिलेंडर है। तो सिलेंडर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरो की फॉर्म में आ रहे हैं, वर्टिकल में तो सीधे सीधे आ रहे थे, सिलेंडर में हर डायरेक्शन से आ रहे हैं, साइड से भी आ रहे हैं, पीछे से भी आ रहे हैं, आगे से भी आ रहे हैं, हर डायरेक्शन कहीं भी ले जाओ। मतलब कहने का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी हो गई? रेडियस के अलोंग आ रही है। रेडियल फील्ड इसको कहते हैं। जब सिलेंड्रिकल मैग्नेट है या सर्कुलर शेप की मैग्नेट है तो फील्ड लाइंस कैसी हो गई? रेडियल हो गई ना। और रेडियस तो टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मतलब हर एक पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा कॉइल के लिए? परपेंडिकुलर। तो हर एक पोजीशन में कैसा रहेगा? टॉर्क मैक्सिमम। तो कॉइल घूमेगी घूमेगी, हर बार मैक्सिमम है तो वैल्यू एक जैसी है या बदल रही है? तो टॉर्क कैसा, फील्ड कैसा हो गया? यूनिफॉर्म। टॉर्क कैसा हो गया? यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। और मैक्सिमम भी है, कांस्टेंट भी है, यूनिफॉर्म भी है, तो उसमें क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसलिए रेडियल फील्ड यूज किया जाता है इसमें। बात समझ रहे हो मेरी? इसलिए इसमें क्या यूज किया जाता है? रेडियल फील्ड। ये समझ आ गया? चलो इसको लिखने का काम कल करेंगे, समझ में तो आ गया है, लिखवा देंगे इसको कल। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।